हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे वॉशिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा कर दिया था। ठीक है, वॉशिंग सोडा या फिर कह सकते हैं बेकिंग सोडा, दोनों की बात हो गई थी। ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो किस तरह का है। फॉर्मूले में कुछ मोल्स ऑफ वाटर भी ऐड है। जो वॉशिंग सोडा था वो क्या था? सोडियम कार्बोनेट 10H2। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10 मोल्स ऑफ क्या थे? वाटर थे। ठीक है, अब जब ये था तो हमने देखा था कि जो वॉशिंग सोडा था वो एक्चुअल में ड्राई होता है। ठीक है, एक्चुअली ड्राई होता है, लेकिन उसमें कुछ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। जो मोल्स ऑफ वाटर होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं। जो क्रिस्टल होता है, NaCl क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल क्या कर रहे होते हैं? जो इनका लेटिस होता है, मान लो ये ऐसे ऐसे स्क्वायर या ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लेटस होते हैं। जैसे हमने ये बनाया, क्यूबिक लेटस बनाया है। ठीक है, अब ये है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक तरह से ट्रैप है। जब इसके अंदर मॉलिक्यूल ट्रैप है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में ये जो क्रिस्टल है या पाउडर फॉर्म है उसको वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं? एक्चुअल में दिखने में ड्राई होते हैं, लेकिन उनके लेटिस के अंदर या लेटिस जो यूनिट्स होती हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में। हेडिंग है आर क्रिस्टल रियली ड्राई। जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो एक्चुअल में ड्राई होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें पता करना है। तो जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे लिया गया है वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम पे हमने समझ लिया था जो वॉशिंग सोडा है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके फॉर्मूला में कितने होते हैं, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है। और साथ में अगर कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो वहां पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कॉपर सल्फेट पे है। यहाँ पे क्या है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया है? क्रिस्टल CuSO4 ले लिया है। CuSO4 ले लिया। ठीक है, इस क्रिस्टल CuSO4 को क्या किया है हम लोगों ने? टेस्ट ट्यूब में लिया है, जिसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्राइट ब्लू। कैसा है? ब्राइट ब्लू कलर है। ठीक है, ब्राइट ब्लू मतलब चमकीला ब्लू कलर का। ठीक है, जो ब्लू होगा और एक क्रिस्टलाइन ब्लू होगा। ठीक है, जो कलर चमकता हुआ दिखेगा, ब्लू। तो ब्राइट ब्लू कलर का है। इसको हमने टेस्ट ट्यूब पे लिया और क्या किया? इसको ऐसे टोंग से पकड़ा और इसको हीट करने लगे। ठीक है, क्या किया? हीट किया। जब हमने इसको हीट किया तो हमको क्या मिला? तो हमको ये मिला कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर, जो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स दिखने लगे हैं। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो नीचे कॉपर सल्फेट है वो जो ब्राइट ब्लू कलर का हो था वो कैसा हो गया? वो कलरलेस हो गया एक तरह से, या फिर कह सकते हैं वाइट हो गया है। वाइट हो गया है। ठीक है, वाइट क्रिस्टल का हो गया या फिर वाइट पाउडर जैसा हो गया है। फिर क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो हमें पता है ये जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है?
कॉपर सल्फेट के साथ कुछ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, तभी हम हीट देने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के इसकी सरफेस पे, टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे, या वाटर वेपर्स जो है सरफेस पे चिपक गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हीट करेंगे, कुछ कॉपर के क्रिस्टल्स को ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालेंगे ताकि पहले से मॉइस्चर ना हो। फिर जो कॉपर सल्फेट जो एक्चुअल में ब्राइट ब्लू कलर का है, वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, जब व्हाइट कलर का हो जाएगा तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसके साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं वो निकल गए हैं बाहर या फिर सरफेस पे हैं, और नीचे क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 5H2। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होगा ये हाइड्रस कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ऐसे नाम देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है वो देखने में तो ड्राई होता है, लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, या क्रिस्टलाइजेशन क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, या वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ये ब्राइट ब्लू कलर का होता है, जैसे ही हम हीट देते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब वहां पे कोई वाटर का पार्टिकल इन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में ऐड कर दें फिर से वाटर, वाटर ऐड कर दें, फिर से कुछ मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दें, तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट था वो फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 मोल्स ऑफ वाटर दोबारा से री इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं दोबारा से इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो अब जो हमारी हेडिंग थी वो समझ में आ गई होगी कि जो क्रिस्टल होते हैं वो रियली में ड्राई नहीं होते हैं, वो वेट होते हैं लेकिन दिखते ड्राई हैं। ठीक है, कैसे दिखते ड्राई हैं, तो जब क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट है डार्क ब्लू या ब्राइट ब्लू कलर का होगा तो उसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे या 5 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे एक कॉपर सल्फेट में। ठीक है, और अगर हम इसको हीट कर देंगे तो वाटर वेपर्स निकल जाएंगे, तो हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचेगा जो व्हाइट कलर का होगा। और अगर हम फिर से वाटर को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फिर से जुड़ जाएंगे और हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अब सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो हीट करने पे डिसअपियर हो जाएगा कलर, और वाटर को इंट्रोड्यूस कराने पर दोबारा से रीअपियर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का कलर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, फिक्स नंबर ऑफ वॉट लिख लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है, या वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड, ये फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इट इज द फिक्स, आ की जगह द फिक्स करो, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक फॉर्मूला यूनिट में किसी के, सॉल्ट के। ठीक है, इन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल कल पढ़ा था, लास्ट टाइम पे पढ़ा था, जो क्या था हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये था। आज हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब
एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दो अभी और पढ़ेंगे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स जितने एक सॉल्ट के फॉर्मूला में जुड़े होंगे वही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वही जैसे वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े थे एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के, तो वो था वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे जिप्सम है, जिप्सम है, और साथ में एक और पढ़ेंगे पीओपी, ठीक है। ये अभी आज करेंगे। पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये, और ये आज करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉपर सल्फेट ही क्यों लिया गया। पहली चीज, कॉपर सल्फेट का खुद का कलर होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो ये ब्लू कलर का दिख रहा था, और जैसे ही हमने हीट किया वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए और इसका कलर व्हाइट हो गया। और फिर से अगर हम वाटर को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर से कलर ब्लू हो गया। तो पहला तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हम इजिली इसको क्या कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको इजिली अगर गिर भी जाता है या फिर कहीं फैल जाता है या फिर कहीं वेस्ट हो जाता है तो इजिली एनवायरनमेंट को ये क्या नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसमें नेचुरल इंडिकेटर है ब्लू कलर का, इसलिए इसको यूज हो रहा है। इजिली डिहाइड्रेशन इसका हो जा रहा है और इजिली हाइड्रेशन इसका हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया गया है। फिर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन पर, अगर क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, उसको हीट किया तो इजिली हम देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, और दोबारा से हम वाटर इस पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इजिली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कलर चेंजेस देखने को मिल रहा है, इजिली हाइड्रेट और डिहाइड्रेट हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको यूज किया है, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। कॉपर सल्फेट आया है, कभी हमने बताया नहीं है तो बता देते हैं। कॉपर सल्फेट को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में, मेडिसिन के यूज में, मेडिसिन के पर्पज से भी यूज किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, एग्रीकल्चर में फंगीसाइड की जगह हर्बिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। एल्गीसाइड की तरह वाटर सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ कहीं फंगस, मतलब सीड में फंगस ना लगे इसलिए सीड में कॉपर सल्फेट का मिक्सचर लगाया जाता है। मतलब वो जो मिक्सचर बनाया जाता है फंगीसाइड वाला, उसमें कॉपर सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। या फिर पेड़ों पौधों की जो जड़ें खराब हो जाती हैं उनकी जड़ों में भी लगाया जाता है कि फंगस ना लगे, फर्दर फंगस ना लगे। इसको कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है, वुड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट देखा होगा आपने कि कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है CuSO4, और यहाँ पे मेटल होता है और इस मेटल के ऊपर कॉपर जाके जमा हो जाता है। जो भी मेटल के ऊपर हमें कॉपर की क्या करानी होती है, कोटिंग करानी होती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है, जर्मिसाइड होता है, मॉस्किटो कंट्रोल इससे होते हैं। तो इसलिए बहुत ही कैसा है, वर्सेटाइल है, बहुत ही ज्यादा यूज में आता है और इजिली हम इसका कलर चेंज देख सकते हैं। फिर एक आता है हूफ ट्रीटमेंट, हूफ ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। हूफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल पावर होती है इसमें, मतलब फंगस में भी हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया में भी, और माइक्रोब्स को भी, जैसे जानवरों के पैरों में कीड़े हो जाते हैं या कुछ दिक्कत आ जाती है, माइक्रोब्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं कि इससे धुलते हैं पैर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के पानी से। या फिर कॉपर सल्फेट जो दवाएं दी जाती हैं उसमें कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है जिससे उनके पैरों में क्या हो, जो माइक्रोब्स वगैरह आ गए हैं, बेसिकली हॉर्सेस और कैटल्स जो पालतू जानवर रहते हैं उनमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। कॉपर सल्फेट हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसलिए उसका यूज भी हो गया, और क्यों यूज किया जाता है यहाँ वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ
पेरिस की। तो उससे पहले इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अगर कहीं पूछा जाए कॉपर सल्फेट यहाँ क्यों यूज किया जा रहा है, तो क्यों, पहली चीज यहाँ पे इजिली हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो रहा है, पहला। दूसरा, कलर चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है। और चौथा, नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब खुद का कलर है, इसमें हमें कुछ और मिक्स करके कलर देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो होप सो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट की प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे, और इसको जो चैप्टर है हमारा उसमें भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम है क्या? जिप्सम का पहले साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। ठीक है, या फिर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या है? सॉफ्ट है, नेचुरली हमें मिल रहा है, सॉफ्ट इन नेचर। मतलब सॉफ्ट कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका जो पाउडर फॉर्म है बहुत कह सकते हैं मोल्डिंग वगैरह में तो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन इसको वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, कास्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट इन नेचर होता है, नेचुरली अकरिंग, ये हमें नेचुरली मिल रहा है। इसको हम किस में डालते हैं? सीमेंट वगैरह में भी डालते हैं। ठीक है, और जहाँ अडल्टरेशन हो रही होगी फूड की, वहां फूड में आइसक्रीम वगैरह में भी पड़ रहा होगा, और टोफू में भी डाल देते हैं, व्हाइट ब्रेड में भी डाल देते हैं कलर के लिए। ठीक है, अडल्टरेशन के लिए करते हैं, लेकिन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज हो रहा है। सबसे जो मेन पर्पस क्या है? यूज इन, किस में यूज हो रहा है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। दूसरा, सीमेंट बनाने में, जो हमारे घरों में सीमेंट लगती है, सीमेंट मेकिंग में। और चौथा क्या है? ड्राई वॉल जिप्सम बोर्ड बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं फायर प्रूफ वॉल बनाने के लिए, टू मेक फायर प्रूफ वॉल्स। जो हमारी वॉल्स है उनको फायर प्रूफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? इसको ड्राई वॉल या जिप्सम बोर्ड बोलते हैं। ड्राई वॉल और जिप्सम बोर्ड। ठीक है, तो जो सीमेंट जब सीमेंट में इसका यूज करते हैं, या सीमेंट के प्रोडक्शन में इसका यूज कर रहे होते हैं, तब क्या कर रहे होते हैं? तब ये एक तरह से क्या होता है? रिटार्डर होता है। क्या करता है? सेटिंग ऑफ, कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम कंट्रोल्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब क्या है? सीमेंट में जिप्सम हम जब यूज कर रहे हैं, तो जिप्सम एक तरह से सीमेंट का टाइम, कितनी जल्दी वो सेट होगा, वो डिपेंड करता है जिप्सम पर। ठीक है, इसको एज अ रिटार्डर भी यूज कर बोलते हैं, कि एज अ रिटार्डर है, मतलब सीमेंट में जो सेटिंग का नेचर है या सेटिंग का टाइम है, वो जिप्सम ही कंट्रोल करता है। अगर सीमेंट में 60 to 70% है, 60 to 70% से कम है, लेस देन, सीमेंट में जिप्सम 60 to 70% से कम है, तो सेटिंग अच्छी नहीं होगी। और मोर है,
60 to 70% से ज्यादा है तो क्या होगा, हमारी वॉल्स में क्रैक्स आ जाएंगे। जिप्सम और यहाँ भी जिप्सम, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ज्यादा होगा जिप्सम सीमेंट में तो क्रैक्स ऑन वॉल, क्रैक्स ऑन वॉल, और अगर कम होगा तो क्या होगा, मोर टाइम टेकन इन सेटिंग। तो सेटिंग में बहुत अच्छा सेटिंग नहीं हो रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रांगनेस नहीं दिखेगी सीमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं पीओपी की। ठीक है, पीओपी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जिप्सम का यही पार्ट है। तो पीओपी पढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा। ठीक है, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसका फॉर्मूला क्या था, CaSO4 2H2O। ठीक है, अब अगर कोई पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है जिप्सम में, तो वो क्या है, टू टू है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसमें, जिप्सम में। ठीक है, दूसरी चीज, ये सॉफ्ट इन नेचर होता है, नेचुरली अकरिंग, हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है। इससे हम पीओपी बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, फायर प्रूफ वॉल या ड्राई वॉल या जिप्सम बोर्ड बोल सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फॉल सीलिंग वगैरह होती है जिसमें आग नहीं लगती है। सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं तो जिप्सम क्या कर रहा है, सीमेंट का सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा है, इसको एज अ रिटार्डर यूज करते हैं। रिटार्डर मतलब कोई चीज को कम करना, स्लो करना। ठीक है, अगर 60 से 70% से कम है जिप्सम सीमेंट में तो बहुत ज्यादा सेटिंग टाइम लग जाएगा, मतलब हमारी सीमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। अगर 60 से 70% से ज्यादा जिप्सम हम अपनी सीमेंट में मिलाते हैं तो वहां पे वॉल्स में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई बात। अगर फायर प्रूफ वॉल की बात करें, फायर प्रूफ वॉल क्या होता है, फॉल सीलिंग या घर की जो डिजाइनिंग होती है वो करी जाती है इससे, या फिर साउंड प्रूफ वॉल्स बनाई जाती हैं जिससे अंदर की आवाज बाहर ना जाए, बाहर की आवाज अंदर ना जाए, पहली चीज। दूसरा, इससे डिजाइनिंग वगैरह बनाई जाती है जिससे क्या होता है कि अगर आग लग जाती है, हॉल ऑडिटोरियम वगैरह में देखा होगा, आग लग जाती है तो जनरली वहाँ की छतें और जो दीवारें होती हैं या डिजाइन होती है वो डैमेज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोफू की। ठीक है, तो जिप्सम कास्टिंग, मोल्डिंग, सेटिंग, सीमेंट में फाइल प्रूफ वॉल बनाने में सब में हेल्प कर रहा है। अब अगर हम बात करें पीओपी की, पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट या हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉप सॉरी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यहां से यहां जिप्सम से पीओपी बनने में जो पहला हम क्या करेंगे, जिप्सम से पीओपी बनाएंगे, यहां से ही लिख देते हैं, इसको हीट करेंगे 373 डिग्री सेल्सियस में। तो जब हमने यहां से जिप्सम से पीओपी बनाया तो हमने क्या किया, हीट किया किसको, जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन पे हीट किया या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। ठीक है,
केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। जब हम हीट कर रहे थे, जिप्सम से पीओपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, या जब जिप्सम से पीओपी हमने बनाया था, तो यहाँ क्या थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल था। तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितने मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्षय हुआ या डिफिशियंट हो गया? तो यहाँ से 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का कम हो गए। जिप्सम से पीओपी बनने में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम हो गए। ठीक है, तो अब पीओपी की बात आ ही गई है, तो पहला क्या है, इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं। बोन्स के ब्रेक हो जाने पर उसको क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक कास्ट करते हैं। टू मेक ऑर्थोपेडिक कास्ट मतलब हमारी अगर हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, कहीं की भी हड्डी टूट गई है, उस हड्डी को जोड़ने के लिए उसके ऊपर क्या बनाते हैं, एक तरह का लेयर बनाते हैं पीओपी की, जिससे वो हार्ड हो जाती है पानी मिलने से। ठीक है, तो पीओपी क्या कर रही होती, पानी के मिलने से वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो हार्ड होती है तो उस जगह को वो एक स्टेशनरी, या कह सकते हैं कि स्टेबल पोजीशन दे देती है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी जो हड्डियां जोड़नी है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इजिली जुड़ जाती हैं। वो हड्डी को इधर उधर मूव नहीं होने देता। ठीक है, वो स्टिफ हो जाता, रिजिड हो जाती है उस जगह। ठीक है, मगर अगर यहाँ की हड्डी टूटी है तो इसके ऊपर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया, तो ये इतनी जगह मूवेबल नहीं होगी, इतनी जगह में बहुत ज्यादा हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस जगह को वो क्या करेगा, टाइट से पकड़ के रखेगा और स्टेबल रखेगा कुछ दिनों तक, जब जब तक हमको जरूरत है। तो ब्रोकन बो टू तो लिख सकते हैं, यूज इन ऑर्थोपेडिक कास्ट। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, कास्ट, स्पेलिंग कास्ट नहीं, ये लिखनी। ठीक है, फॉर ब्रोकन बोन्स, जो हमारी हड्डियां टूटी हुई हैं उनके लिए, पहला। सेकंड जो पीओपी के बारे में बात होगी वो क्या होगी, ये डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंटल मोल्ड बनाने के लिए, डेंटल मोल्ड्स बनाने के लिए, टू मेक डेंटल मोल्ड्स। मतलब हमारे दांतों, जिनके दांत टूट गए हैं या जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनको सीधा करना है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बेसिकली जिनके दांत नहीं है, उन दांतों की जगह में नए दांत लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले अपने जो माउथ का जो कैपेसिटी है, या फिर जितना एरिया है, वॉल्यूम है अंदर का, उसमें पीओपी से मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद उस दांत का, जो हमारा दांत नहीं है, उस दांत का नाप लेते हैं, उस दांत के बराबर का दांत बना के फिर पहले वो जो मोल्ड बनाया है डेंटिस्ट ने, उस मोल्ड में वो दांत सेट करेंगे, वो टीथ जो बनाया है या टूथ बनाया है वो सेट करेंगे। सेट करने के बाद वो हमारे जो क्या कहते हैं, डेंचर होता है या दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो डेंटल या डेंटिसरी में भी यूज किया जाता है। डेंटिस्टरी जो होते हैं, डेंटल मोल्ड्स बनाते हैं उनको। अब इससे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रीएब्जॉर्ब करा दिए जाए तो ये फिर से जिप्सम की तरह बिहेव करने लगता है, और इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। थर्ड जो है, क्या बनते हैं, टॉयज बनते हैं, स्कल्पचर बनते हैं, डिजाइन्स बनती हैं, वॉल डिजाइन। ठीक है, वॉल डिजाइन बनती है, टॉयज बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हैं। फायर रेजिस्टेंस भी होता है, क्विक सेटिंग होती है, फायर रेजिस्टेंस, क्विक सेटिंग, जल्दी से सेट हो जाता है। चौक स्टैचूज, चौक भी इससे बनती है, चौक, सॉरी चौक क्या, जो हम बोर्ड में लिखते हैं, चौक। और क्या है, स्ट्रक्चर्स या स्टैचूज,
तो ये हमारा जिप्सम और पीओपी खत्म हो गया। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। कैल्शियम क्या है, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम या एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, पीओपी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, हेमी हाइड्रेटेड है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है दोनों में। जिप्सम से पीओपी बनाने में हमें 3/2 मोल्स ऑफ वाटर का नुकसान या कह सकते हैं घटना देखने को मिलता है। यहाँ से वहां जाने पर 3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर घट जाते हैं। ठीक है, जिप्सम को हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें पीओपी मिल जाएगा। जिप्सम नेचुरली अकरिंग है, ये हम बनाते हैं। ठीक है, जिप्सम से पीओपी बनता है, देख लिया। सीमेंट बनती है, वो भी समझ गया। फायर प्रूफ वॉल बनती हैं, वो भी देख लिया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, ऑर्थोपेडिक कास्ट में, मतलब ब्रोकन बोन को जोड़ने के लिए हम लोगों का एक कास्ट जैसा बना, लेयर जैसी बनाई जाती है, जिससे हमारी बोन्स स्टेबल बनी रहे। डेंचर बनाना होता है, मतलब दांतों का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डेंटल मोल्ड्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वॉल डिजाइन करते हैं। फायर रेजिस्टेंस कुछ बनाना होता है, उसमें यूज करते हैं। क्विक सेटिंग होती है इसकी, चौक भी बनती है, स्टैचूज भी बनते हैं। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया आपको पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्लास से क्या होगा कि जो क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे 15-16 जो भी हैं। और फिर 2 से 3, वो मैक्सिमम 3 क्लास में हम चैप्टर फिनिश किया करेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी था लेट वेट उसका रहने देते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन में 2 से 3 क्लास लेंगे, और 2 से 3 क्लास ही हम लेंगे किसमें, क्विकली, क्योंकि हम लोगों को एज अ रिविजन पर्पज से लेना है, टीजीटी पीजीटी के लिए और क्लास 10th के लिए। तो हम इसको 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर को। उसके बाद ज्यादा फोकस हमारा क्वेश्चन पे होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं भी टीजीटी पीजीटी में, उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी है। थैंक यू।